नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और एक लाइन हम लोग गाना गाना चाहेंगे तो उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे देख सकते हैं कि बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, बताइए। तो इसको प्रत्यय निकालना होता है तो मूल शब्द के अलावा जो कुछ भी उसमें जोड़ा जाता है। तो तेल जो दिया गया है ना, इसमें तेल जो दिया गया है और तेल में क्या किया गया है, तेल में देखिए इसमें इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, तेल होगा ना। तो इसका मूल शब्द तेल होगा। अब प्लस इसमें क्या लगाया है, इसमें ई लगाया है और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये तेल ही हो जाएगा। तो ये तो सही है, प्रत्यय शब्द इसमें प्रयोग हुआ है। चमेल, चमेल कोई शब्द नहीं होता है। चमेल कोई शब्द होता है तो नहीं होता है। तो पूछा है कि क्या नहीं होगा, तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर माली मैंने माल, माल ये सार्थक शब्द होता है और इसमें ई जोड़ दिया गया है, ये क्या हो गया है, ये माली हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ये भी मूल शब्द है, माल। तो उसके बाद से यहाँ पर देख रहा है कि ये चमेल, चमेल कोई सार्थक शब्द नहीं होते। यहाँ पर हम देखेंगे ना, इसको तोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये चमेल, चमेल कोई शब्द होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, इसमें प्रत्यय नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि शुद्ध शब्द बता रहा है हमें, बताइए शुद्ध शब्द क्या होगा। यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द को चयन करना है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, 72 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 72 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए शुद्ध शब्द। ये तदात्मय, ये तदात्मय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तदात्मय क्या हो जाएगा, तदात्मय शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। तो शिव का कौन सा, महादेव, पशुपति, चक्रपाणी। तो शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, हमें ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, हमें ये बताना है। चक्रपाणी विष्णु, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चक्रपाणी होता है ना, ये विष्णु का प्रवाची होता है। तो वही पूछ रहा है कि शिव का कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किसका, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आगे नंबर क्वेश्चन, रीति कवि देव हैं। तो रीतिबद्ध कवि कौन है, ये हमें बताना है। तो रीतिबद्ध जो क्या होते हैं, जो अलंकारवादी होते हैं, जो अलंकारवादी होते हैं वो रीतिबद्ध होते हैं। जो रीतिवादी होते हैं वो भी रीतिबद्ध होते हैं। जो वक्रोक्तिवादी होते हैं वो भी रीतिबद्ध होते हैं। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। उसके बाद से 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अदृश्य शत्रु, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या है, हमें ये बताना है। बताइए इसका मुहावरा क्या हो जाएगा। अदृश्य मतलब क्या होता है, अदृश्य मतलब बताएंगे क्या होता है। तो अदृश्य मतलब यही होता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या है, मीठी छुरी, अगर मीठी छुरी रहेगी जो, तो वह तो दिखाई दे सकता है, पर राम मुँह में राम बगल में छुरी, तो ये भी दिखाई दे सकता है। पेट में दाढ़ी, तो पेट में दाढ़ी ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या, पेट में दाढ़ी दिखाई दे सकता है। इसका मुहावरा बनाना है। कहने का मतलब क्या, दृश्य शत्रु मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप होता है। ये क्या होता है, दृश्य शत्रु मतलब आस्तीन, आस्तीन, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप होता है। और दृश्य मतलब आस्तीन का सांप होता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन पर कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, अजान बाहु। कह रहा है कि अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। अजान बाहु शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए सही है। बजाय जिनकी भुजाओं क्या जाएगी, अजान बाहु का, जिनकी भुजाओं घुटनों तक लंबी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जिनकी भुजाओं घुटनों तक लंबी हो उनको हम लोग अजान बाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उनको अजान बाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं कि इसका सी सही हो जाएगा। और उसके बाद से आगे चलिए क्वेश्चन पर। यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यौन संधि का संबंध किस संधि विक्षेप से है? तो ये बताइए, यौन संधि का संबंध किस संधि विक्षेप से, हमें ये बताना है। यौन संधि का ये स्वर संधि से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद से कह रहा है कि जे पराजय में कौन सा समाज है? तो जे पराजय में ये द्वंद्व समाज से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बढ़ती गंगा में हाथ धोना। तो बढ़ती गंगा में हाथ धोना का क्या मतलब होगा? चतुर्य वृत्त से काम करना। और उसके बाद से कह रहा है कि अपना काम निकालना और पुण्य का काम करना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या होगा, हमें ये बताना है। बताइए, बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है, वो हमें बताना है। तो 79 का क्या हो जाएगा? न चतुर्य वृत्त से काम निकालना होगा, न अपना काम निकालना होगा, न पुण्य का काम करना होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये बताना है। सुबह, दोपहर और सांझ, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये सुबह हो जाएगा कि दोपहर हो जाएगा, शाम होगा। तो 80 का क्या हो जाएगा? 80 का ये डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एक से अधिक। ये सुबह भी हो जाए स्त्रीलिंग शब्द, सुबह भी होगा, दोपहर भी होगा और सांझ भी होगा। ये तीनों। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ये डी सही है, एक से अधिक होगा स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कितने नंबर? 80 नंबर 81। महाभोज उपन्यास की लेखिका है। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? बताइए। ममता कलिया के कृष्ण सोहते के मनु भंडारी। तो महाभोज, ये बताइए, इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये मनु भंडारी का क्वेश्चन है, मनु भंडारी हो जाएगा। महाभोज उपन्यास के लेखक ये मनु भंडारी हो जाएगा। तो मौत से महाभोज और मौत से मनु भंडारी, ये क्या हो जाएगा? मनु भंडारी। तो महान, हम उन लोग जो भोज कराते हैं, महाभोज, तो भोज कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको भंडारा कहते हैं। तो भोज कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको भंडारा कहते हैं। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? मनु भंडारी। जो हम भोज कराते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? तो भंडारा कहते हैं। तो महाभोज उपन्यास लेखिका का क्या नाम है? मनु भंडारी। के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करने का यह तरीका। उसके बाद से यहाँ पर देखें, हरियाणी और बांगुरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? ये बताइए, किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? यहाँ पर हमें बताना है कि हरियाणी और बांगुरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये पश्चिमी शोर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। हरियाणी और बांगुरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह पश्चिमी उत्तर शोर सेनी से विकसित हुआ है। ये ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद वैशालिक नगर बंधु नामक उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वैशालिक नगर बंधु, यहाँ पर वैशालिक नगर बंधु नामक उपन्यास के लेखक 83 का क्या हो जाएगा? ये 83 का बी हो जाएगा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो वैशालिक नगर बंधु नामक उपन्यास के लेखक क्या हो जाएगा? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वैशालिक नगर बंधु नामक उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? चतुरसेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे ये क्या हो जाएगा? वैशाली के नगर बंधु इला चंद्र जोशी
तो जो नई नई बधू आती है ना, तो उसका अलग ही जोश रहता है। तो इसको इला चंद्र जोशी पर जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि ठग गुलाब किसकी रचना है? तो ठग गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की है कि चित्रा मृदुल के है कि मृदुला गर्ग की है? कठ गुलाब किसकी रचना है ये हमें बताना है। 84 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो मृदुला गर्ग का है कठ गुलाब। तो कठ गुलाब मतलब वो कठेल होगा, मृदुल होगा। तो कठेल, कठ गुलाब को कठेल से डिलीट करेंगे। और कठ गुलाब क्या होता है? एकदम कठ गुलाब, जो कठ गुलाब रहता है ना, कठ गुलाब जानू, वो निश्चित है कि मीठा रहता है। तो मृदुला गर्ग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक बार और देखिए। कह रहा है कि जो कठ गुलाब जो क्या रहता है, कठ गुलाब जो जामुन होता है ना, एकदम मृदुल होता है, एकदम मिठाई जैसा होता है। तो मृदुला गर्ग पर चल जाएंगे। उसके बाद से निराला की जूही की कली उदाहरण है। तो निराला की जूही की कली उदाहरण है किसका है? निराला की जूही की कली उदाहरण है, बताइए। मातृक छंद का, मौलिक छंद का, मुक्तक छंद का? तो निराला की जूही की कली उदाहरण है किसका है? मातृक छंद का, मौलिक छंद का और मुक्तक छंद का? बताइए ये किसका उदाहरण है? निराला की जो जूही का कली है वो किसका उदाहरण है? तो मुक्तक काव्य का। तो जूही की कली, जूही की कली माने कि जूही नाम की लड़की है और उससे लड़का क्या होना चाहते हैं? तो मुक्त होना चाहते हैं। कोई चंचल लड़की है, उससे लड़का क्या होना चाहते हैं? तो मुक्त होना चाहते हैं। तो जूही की कली निराला की है और वह क्या हो जाएगा? जूही कली उदाहरण है। तो ये मुक्ति बोध से उदाहरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखिए क्वेश्चन। या लकुट अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारो में प्रयुक्त शब्द है। या लकुट अरु कमरिया पर, या लकुट अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारो में प्रयुक्त छंद है। तो कौन सा छंद है हमें ये बताना है। तो हम जानते हैं कि इसमें 86 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब दीजिए। या लकुट अरु कमरिया पर तिहुपुर को ताज डारो, ये 86 का बी हो जाएगा। ये सवैया है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे कर रहे हैं। कह रहा है कि या लकुट अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारो, ये क्या हो जाएगा? ये सवैया हो जाएगा। ये साथ में ले लेंगे। या लकुट अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारो, ये सवैया है और इसको सवैया ले लेंगे, सवैया ले लेंगे। या लकुट अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारो, ये सवैया से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो बताइए भूषण का वास्तविक नाम क्या है, हमें ये बताना है। बताइए क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो भूषण का वास्तविक नाम हम लोग जानते हैं कि घनश्याम है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पंत की पहली रचना का क्या नाम है? पंत की पहली रचना का क्या नाम है? हमें पंत की पहली रचना का नाम बताना है। तो पंत की पहली रचना की नाम बताइए। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है, जो 1916 ईस्वी में लिखा गया। पंत की पहली रचना क्या है? गिरजे का घंटा। पंत की पहली रचना का क्या नाम है? गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में लिखा गया है। पंत की पहली रचना का क्या नाम है? पंत की पहली रचना का नाम है गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में लिखा गया। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसमें से कोई नहीं होगा ये। उसके बाद से ये देखिए गिरजे का घंटा, पंत की पहली रचना का क्या नाम है? तो गिरजे का घंटा हो जाएगा, जो 1916 में लिखा गया। 1916 में लिखा गया ये गिरजे का घंटा। उसके बाद से कह रहा है कि प्रसाद। यहाँ पर देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है
कह रहा है कि प्रसाद पंत और मैथिली नामक निबंध संग्रह किसका है? तो प्रसाद पंत मैथिली शरण, प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? हमें ये बताना है। तो बताइए किसका हो? 89 का क्वेश्चन का जवाब बताइए, ये किसका होगा? प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? हमें ये बताना है। प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है कि आगे क्या है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। प्रसाद पंत मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह यह आगे जी का है। उसके कह रहा है कि प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिद्वंदित किया गया? प्रतिद्वंदित बताइए, प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया? तो सोझे वतन, प्रेमचंद्र की ये सोझे वतन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ये जब्त कर ली गई थी। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। प्रेमचंद्र की सोझे वतन को क्या प्रतिबंधित कर दिया गया था? आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है। आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है, हमें ये बताना है। आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अवनि। तो आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है, हमें ये बताना है। तो गगन हो जाएगा, नभ हो जाएगा, अवनि हो जाएगा। तो आकाश का प्रवाची शब्द क्या होगा? इक्यानवे का सी हो जाएगा। आकाश का प्रवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो गगन आकाश का होता है, नभ भी होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आकाश का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, तो अवनि। अवनि किसका प्रवाची शब्द होता है? तो ये पृथ्वी का प्रवाची शब्द होता है। अवनि पृथ्वी का प्रवाची शब्द है। उसके बाद से कह रहा है आकाश गंगा का भी संग्रह है। तो बताइए आकाश गंगा का भी संग्रह है। आकाश गंगा का भी संग्रह है। हमें 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। आकाश गंगा राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। तो आकाश गंगा ये राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। आकाश गंगा किसका काव्य संग्रह है? तो आकाश गंगा काव्य संग्रह है राम कुमार वर्मा का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आकाश में हम लोग आकाश में राम को देखते हैं, हम लोग धरती पर राम को थोड़ा नहीं देखते हैं, हम लोग आकाश में राम को देखते हैं। तो आकाश गंगा का भी संग्रह है राम कुमार वर्मा का है। उसके बाद से कह रहा है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे। तो ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। ये 93 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं तो मुकुटधर पांडे। ऑप्शन नंबर इस क्या हो जाएगा? चौरानवे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? कि ये रोला छंद में लिखा गया है। 95 का क्या हो जाएगा? 95 का ये भी हो जाएगा। 95 का ये भी हो जाएगा। जो गंगा अवतरण है, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रोला में लिखा गया है। उसके बाद से कह रहा है, आगे देखेंगे ये 95 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इसको देखना है।
कि 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हमको लिखो कहाँ, हमको लिखो कहाँ, हमको लिखो का कहन सभे लगी। तो वहाँ पर जब कि कृष्ण जी का ये कृष्ण राधा जी कृष्ण जी से कहती है कि हमको लिखो हो कहाँ, हमको लिखो हो कहन सबे लगी। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जहाँ वृंदावन में जितनी भी सखियाँ थी वह कृष्ण से कहने लगी थी कि हमको लिखो हो कहाँ, वो सब हमको लिखो हो कहाँ सबने वहाँ के कहने लगे हैं। तो ये पूछ रहा है ना कि ये पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध किया गया है कि ये भाव का अपकर्ष, भाव संधि और भावोत्कर्ष, तो ये किसका प्रयोग किया गया है। तो भाव उत्सर्ग उत्सर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। किरतार्जुनियर को, शिशुपाल को, रघुवंशम को। तो किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 97 नंबर क्वेश्चन का जवाब हम बताना है। ये 97 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। किरतार्जुनियम को, कि शिशुपालवधम को, कि रघुवंशम को। इनमें से किसी को नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। इनमें से किसी को हम लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। बताइए भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। तो जानकी मंगल में। जानकी मंगल में इन्होंने क्या किया है। तो जानकी मंगल में इन्होंने स्वयं नाटक किया है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। तो जानकी मंगल में। प्राजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। तो प्राजा हितैषी कौन थे, तो ये बताना है। प्राजा हितैषी के संपादक कौन थे। तो राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्राजा रजू के अधीन रहती है। तो प्राजा हितैषी नामक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे। प्राजा जो होती है ना वो रजू राजा के हितैषी में रहती है। जो प्राजा होती है वो राजा के हितैषी में रहती है। तो प्राजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन है। तो राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर 99 है ना, ठीक है। 99 के बाद 100 पर चलेंगे। 100 पर चलिए। उद्धव शतक के लेखक कौन है। तो उद्धव शतक के लेखक कौन है हमें ये बताइए। 100 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उद्धव शतक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा रत्नाकर। उद्धव शतक के लेखक कौन है। तो रत्नाकर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। उसके बाद से 101 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक विशेषण गलत है, उस विशेषण का चयन कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि रीति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। कह रीति में अलंकरण की प्रधानता है। रीति में प्रमुख भाषा ब्रज है। और रीति काल की प्रकृति का अवलंबन में वर्ण हुआ है। तो यहाँ पर 101 क्वेश्चन नंबर का हमें जवाब बताना है। 101 क्वेश्चन नंबर का जवाब बताना है, सी हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि गलत ऑप्शन नंबर सी है। गलत ऑप्शन नंबर सी है। तो सही क्या है। कह रहा है कि रीति में अलंकरण की प्रधानता होती है। अलंकरण की प्रधानता होती है, ये सही है। ये इसमें अलंकरण की प्रधानता होती है, सही है। और कह रहा है कि रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या है। तो रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है ना, ये कह रहा है कि 101 के बाद इधर है 102 पर चलेंगे।
101 के बाद हम लोग 102 पर चलने वाले हैं। यहाँ पर 102 वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रीति कवियों की काव्य भाषा क्या है। रीति कवियों की काव्य भाषा क्या है, हमें ये बताइए। तो 102 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है कि रीति काल के कवियों की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ब्रज भाषा हो जाएगा। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या हो जाएगा, तो ये ब्रज भाषा हो जाएगा। उसके बाद से रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या हो जाएगा। तो रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या हो जाएगा, 103 का क्या हो जाएगा, 103 का ए सवैया हो जाएगा। तो रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या हो जाएगा, ये सवैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य केशव को, मोतीराम को, चिंतामणि को, गिफ्ट में से 100 तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, हमें ये बताना है। 104 का क्या हो जाएगा, 104 का सी हो जाएगा, चिंतामणि को। चिंतामणि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, कि चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, कि चिंतामणि को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद से आगे कह रहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है, कह रहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकालीन का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है। 105 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए क्या होगा। कह रहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकालीन का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। कीवर्ड इसको याद रखिए, हिंदी ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली और रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से माना जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, रामचंद्र। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखना है। वही है, कह रहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा और चिंतामणि से चली, अतः रीति काल का उन्हें मानना चाहिए, तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। उसके बाद से यहाँ पर रीति काल का समय बताना है। 1300 रीति काल का समय 1300 से 1900 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद से खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये बताना है कि 107 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ये नरेंद्र कोहली ने। देखिए इसका व्याख्या देखिए, इसमें सदल मिश्र होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में पद का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है, जो 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर सदल मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाए, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग ये सदल मिश्र किए थे। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये बताइए। 108 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्त्रीलिंग झुरमुट क्या है, तो झुरमुट ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद से कह रहा है
कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य, यहाँ चौथा नंबर है 108 है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो ये भी रीतिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो केशव दास को माने होंगे 104 का। हाँ, आचार्य रामचंद्र ने चिंतामणि को लोग रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि को इसको माना है, तो ये चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कह रहा है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो कह रहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति ग्रंथ का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और उसके बाद से यहाँ पर एक मिनट कह रहा है कि रीतिकाल का प्रारंभ 13 से 19 हो जाएगा। खड़ी बोली जो खड़ी शब्द है किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? सदल मिश्र हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झुरमुट स्त्रीलिंग है। 109 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। एक 109 नंबर क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कमायनी को मानवतावाद के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो कमायनी को मानवतावाद के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। तो 109 का क्या हो जाएगा? 109 क्वेश्चन का सी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएगा। ये नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। ज्ञान बोध किसकी रचना है? बताइए। ज्ञान बोध 110 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो मौलिक दास का है। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ये मौलिक दास का है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो बताइए कौन सा नाम नाथपंथियों में शामिल नहीं है? 111 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भरथरी। भरथरी का क्या नाम है? भरथरी का नाम ये शामिल नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे संबंधित है? तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे संबंधित है? तो 112 का क्या हो जाएगा? 112 का क्या? आनंदवर्धन। तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे नहीं है? तो आनंदवर्धन को नहीं है। उसके बाद से कह रहा है, ये कितना हो गया? 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो रस आश्रित किसने माना है ये बताना है। तो बताइए रस आश्रित किसने माना है? 115 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। गुणों को रस आश्रित मानने वाला कौन कवि है? तो आनंदवर्धन। तो ये आनंदवर्धन हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कह रहा है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? 116 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 116 नंबर क्वेश्चन का बताना है। 116 नंबर क्वेश्चन का क्या करना है? 116 नंबर क्वेश्चन का बताना है। तो 116 का क्या हो जाएगा? 116 के ये हो जाएगा वामन।
काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभक्रम किसने किया? तो बामन किए थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से कह रहा है कि बिंब का काम है। बिंब का क्या काम है बताइए? 117 नंबर को बिंब का क्या नाम है? तो काव्य को सजीव बनाना। काव्य को क्या करना? काव्य को सजीव बनाना। काव्य का काम क्या है? बिंब का काम है तो काव्य को सजीव बनाना, ये बिंब का काम है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार है? 118 का क्या हो जाएगा? 118 का भी हो जाएगा। ये क्षमेंद्र भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। भट्टलोलक भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है। भट्टलोलक है, शंकु है। उसके बाद से हृदय का मधुभार काव्य रचना है। तो 109 का क्या हो जाएगा? 109 का क्वेश्चन का जवाब बताना है। 109 का ये हो जाएगा, ये शुक्ल जी है, ये शुक्ल जी है। ऑप्शन नंबर ए। हृदय का मधुभार काव्य रचना है तो शुक्ल जी है। उसके बाद से आगे कह रहा है 109 के बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 100 शुक्ल जी हृदय का मधुभार लेखक। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को ऋतिक काल का नाम दिया। तो 120 का क्या हो जाएगा? तो 120 का हम लोग जानते हैं कि इसका सी हो जाएगा। 1643 से 1843, 1643 से 1843 आचार्य ये दिए थे, ऋतिकाल दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को। उसके बाद से ऋतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो ऋतिकाल को विश्वनाथ ने कहा है। ऋतिकाल को श्रृंगारकार ये विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा है। उसके बाद से उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल में कौन सा प्रयुक्त संधि है? उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, बताइए। उत्तधन जल, इसका क्या हो जाएगा? तो ये व्यंजन शब्द है, इसमें व्यंजन शब्द है। क्या है? तो ये इसमें व्यंजन शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन 22 से काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन ये देव की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा बोल न जानकी जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है? तो 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये केशवदास का है। भाषा बोल न जानकी जिनके कुल के दास, ये किसका है? तो ये केशवदास का है। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हमें ये बताना है। तो 125 का बी हो जाएगा। 125 का सी। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का ये कृति है। नंद दुलारे वाजपेयी का ये कृति है, महाकवि सूरदास। उसके बाद आगे मौर्य विजय किसकी रचना है? बताइए। 126 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 100 तो सियाराम शरण, ये सियाराम शरण हो जाएगा। उसके बाद से कुल सियाराम विजय, मौर्य विजय किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त का ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और शोक का कुल में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो आस्तीन का सांप हो जाएगा। कपटी मित्र मतलब 128 का यही हो जाएगा।
और आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कपटी मित्र और कह रहा है एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। तो एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है, हमें ये बताइए। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है ये बताइए। 129 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। तो राम क्या है, राम एक है, एकलव्य नामक कृति किसकी हो जाएगी, राम कुमार वर्मा का। उसके बाद से यहाँ पर आगे देखेंगे क्वेश्चन 129 के बाद। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। तो रेणुका, हुकार और कुरुक्षेत्र। 130 का क्या हो जाएगा, 130 का क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है। 130 का क्या होगा ये बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुग्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। ये 131 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 131 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। ये केसो की पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुमरन सरस सुग्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। ये केशोदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, केशोदास का है। और उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसको कहा है, हमें 132 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो करेक्ट आंसर बताइए। 32 का जो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी छत्रसाल की वीरता के वर्णों को कोई काव्य की झूठी सुखामद नहीं कह सकता है। वाह गजब यार। ऑप्शन नंबर इसके 32 का क्या हो जाएगा, 32 का ये हो जाए, भूषण है। जाति कवि कहते हैं रामचंद्र शुक्ल ने, इन्हें हिंदू जाति प्रतिनिधि कवि कहते हैं भूषण को। गंग कवि का जन्म कहाँ हुआ, तो इटवा में। हाँ, ईटा पथल से हम लोग क्या करेंगे, ईटा पथल से गंगा, ईटा पत्थल ये ईटवा हो जाएगा गंगा। उसके बाद से यहाँ पर 133 हो जाएगा, गंग कवि ईटवा हो जाएगा। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका मिलता है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेक मिलता है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेक मिलता है, रस का ध्वनिक अलंकार का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेक मिलता है। 134 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सी का हो जाएगा, अलंकार का। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेक मिलता है, तो अलंकार का विवेक मिलता है। ऑप्शन नंबर। उसके बाद से नागार्जुन किस वाद के कवि हैं, तो नागार्जुन छायावाद के हैं नहीं, प्रगतिवाद प्रयोगवाद। तो ये 35 का क्या हो जाएगा, ये 35 का बी हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। ये प्रगतिवाद। नागार्जुन किससे संबंधित है, तो प्रगतिवाद से संबंधित है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी नवजागरण के लेखक हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नवजागरण के लेखक है। 136 का क्या हो जाएगा, 136 का ए हो जाएगा।
ये राम विलास शर्मा, ये राम विलास शर्मा हो जाएंगे। पद्मावत द्वारा रचित ग्रंथ अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्मावत द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? बताइए, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है, मुझे बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, 137 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। ये सी हो जाएगा, काव्य अलंकार हो जाएगा। पद्मावत द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य अलंकार है। कह रहा है कि काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन हमें ये बताना है कि काव्य रसायन किसकी रचना है। ये देव की रचना है। काव्य रसायन किसकी रचना है? ये देव का है। और देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ है। तो काव्य रसायन ये देव की है। मिश्र बंधु कह रहा है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण वाक्य कह रहा है कि मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य, बताइए कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूँ कि कुछ तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, इसमें विशेषण उपवाक्य है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, इसमें विशेषण है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन आई, इसमें नहीं होगा। यहाँ वाक्य पूर्ति करना है और बताना है कि कौन सा उचित वाक्य इसमें सूटेबल होगा। कह रहा है कि वाक्य युवा असंतोष का कारण निरंतर अशुद्धि है। तो युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। ये किससे संबंधित हो जाएगा? 140 का 140 का भी हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। युवा असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 140 नंबर क्वेश्चन है ना। 140 नंबर क्वेश्चन है, तो इधर आइए। कह रहा है कि शतरंज शतिका के लेखक कौन है? तो शतरंज शतिका कृति के लेखक कौन है? ये 41 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब बताना है। तो ये हो जाएगा भिखारी दास है। शतरंज शतिका कृति के लेखक ये भिखारी दास हो जाएंगे। शतरंज शतिका के लेखक ये भिखारी दास, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति थी जो 142 नंबर का अपना जवाब देने के लिए एक मुकाम बिंदु पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ये प्रेम पथिक है। और पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली में से कौन सी है? तो ब्रज भाषा जो पश्चिमी हिंदी की महत्वपूर्ण है। और प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसकी कृति है? 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन का प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे प्रगतिवाद लेखक। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि वे पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हो जाएंगे? 145 नंबर क्वेश्चन का 145 नंबर क्वेश्चन का कौन हो जाएंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में कौन सी संधि है बताइए।
पौन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। तो पौन शब्द में कौन सी संधि हमें ये बताना है। 146 नंबर क्वेश्चन का जवाब सी हो जाएगा, यण संधि है पौन शब्द में है। 146 नंबर पौन शब्द में अयादि संधि है। अयादि है यार, याद करो, अयादि संधि है पौन संधि है। सुमित्रानंद पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र। सुन रहे हो नगेंद्र मोदी? गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक बताइए कौन है। 48 नंबर क्वेश्चन का ये गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। चैनल नभा दास कृति भक्तमाल की भाषा है, नभा दास कृति भक्तमाल की रचना है। 149 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 149 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ये ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, नभा दास कृति भक्तमाल। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हुए प्रेमचंद्र उर्दू के किस नाम से, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवाब राय के नाम से वो कविता लिखते थे। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और